तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज कितने तारीख है? 28 हो गया ना। तो बहुत जल्दी अब जो है आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए प्रीवियस ईयर। तो आज मैं फिर लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन 2019 का है। तो मैं वही क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जिसका प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने का। तो 2021 का मैंने सारे क्वेश्चंस डाले थे लॉन्ग आंसर्स, और 2020 का भी लॉन्ग आंसर्स डाले थे, ठीक है ना। तो 2021 वाला 2020 19 वाला जो है ना एक रिपीट हुआ था, तो वो मैं नहीं डाला हूँ आज, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चंस लगा रहा हूँ या वही क्वेश्चंस मैं बताना चाह रहा हूँ जिसका कि प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा आने का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज, है ना। आज लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ओके। तो स्टार्ट। तो आज हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं बताइए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आज आता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चंस है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। देखो फेमस क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर हमें किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करना है तो तुमको पता है ना कि किरचॉफ्स लॉ जो है दो है ना। इसलिए इसमें दो स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहला जो है हम लोग का हो गया क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको केसीएल बोलते हैं, है ना। जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो इसका क्या है बताओ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका क्या है बताओ। तो बोलता है क्या है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। क्या है, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, CIR, है ना, सर्किट एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पे क्या होता है, सम ऑफ करेंट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो है चार्ज कंजर्व होता है, फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। तो कोई भी जंक्शन पे किसी भी सर्किट में नो टोटल करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो मान लो कि अगर इधर से कोई करंट आ रहा है I1, इधर से कोई करंट आ रहा है I2, और इधर से कोई करंट जा रहा है I3। तो तुमको पता है कि एट जंक्शन ए क्या हो जाएगा, एट जंक्शन ए, बताओ जल्दी फटाफट। तो I1 आ रहा है तो प्लस लेंगे, I2 भी आ रहा है तो प्लस लेंगे, और I3 जा रहा है तो माइनस लेंगे, और सबका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। बस ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सेकेंड में क्या एक्सप्लेन करना है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका पूरा नाम क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। तो ये क्या है भाई, तो बोलता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है भाई बताइए। तो इन है ना, इन ए क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप, थोड़ा सा सॉरी, इन अ क्लोज लूप, ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, और नेट वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हो, और नेट वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यही होता है। अगर ऐसे हम एक सिंपल सा कोई सर्किट, एक सिंगल सर्किट बना लेते हैं, काहे के लिए ज़्यादा बना है ना, सिंगल सर्किट में मान लिया रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इधर भी कोई रेजिस्टेंस ले लो। मान लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे वोल्टेज जो है E है, और इसमें से करंट जा रहा है मान लेते हैं I। तो एक लूप ले लो, ABCD, लेंगे क्या, तो इन लूप ABCD, बताइए मेरे को आप क्या लिखेगा।
सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से चलते हैं, ए से बी चलते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो माइनस आई इंटू R1 लिखते हैं ड्रॉप को, प्लस बी से सी जाएंगे तो ए से जाएगा करंट, तो यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो माइनस आई इंटू R2, प्लस सी से डी जाएंगे तो यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस लिख देता हूँ, माइनस करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो R3। और यहाँ पे देखिए तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो राइज हो जाएगा, तो प्लस एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो चाहो तो इस सब माइनस को एक साथ उधर रख प्लस कर सकते हो, ठीक है ना, तो उधर भेज दो, तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, आई सब में देखो कॉमन है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा KVL, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। आगे क्या बोल रहा है, अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए इसी लॉ को यूज करके हमें क्या करना है, तो भाई बैलेंस कंडीशन निकालना है। तो देखिए इधर व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे को आप, तो इसको जैसे आप बनाइए, ये हमारा रेजिस्टेंस है सब, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको सी मानते थे, इसको डी मानते थे, है ना, ये रेजिस्टेंस को कुछ मान सकते हो, R1 मान सकते हो, R2 मान सकते हो, इसको R3 मान सकते हो, इसको R4 मान सकते हो, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दो, भाई जोड़ दिए, यहाँ स्विच भी लगा दिए, ये स्विच है, ये वोल्टेज कुछ एप्सिलॉन मान लेते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए जैसे ही स्विच को आप यहाँ से एक काम करिए, यहाँ का और एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसको RG बोलते थे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए G, है ना, तो इसमें कितना करंट जाएगा भाई, तो IG जाएगा, IG करंट जाएगा इसमें, सही, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा मान लेते हैं इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो इसमें से करंट जाएगा I, तो अगर इधर चला गया I1, है ना, तो इधर कितना जाएगा मान लेते हैं I2। जब यहाँ पे देखो एट सी, तो अप्लाई कर दो, अप्लाई KCL एट सी, तो सी देखो तो इधर कितना चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा I1, इधर जाएगा IG, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस IG जाएगा, है ना, तो I1 प्लस IG, ठीक है ना, इधर मान लेते हैं कुछ नहीं पता मेरे को, इसको I डैश मान लेते हैं, तो प्लस ये I1 प्लस I1 बराबर, सॉरी देखिए यहाँ से I1 जा रहा है और इधर IG जा रहा है, इधर I डैश जा रहा है, तो I1 बराबर I1 माइनस I डैश माइनस IG बराबर 0, तो इधर से I डैश भेज दो, तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, I1 माइनस IG आ गया, ये हो जाएगा, समझ में बात को, काम खत्म। अब देखो अप्लाई कर दो KVL इन लूप 1, इसको इस लूप को ऐसे 1 बोलो और इस लूप को ऐसे 2 बोलो, ठीक है ना, तो लूप 1 का नाम दे दो, लूप 1 का नाम दे दो, देखो A C, नीचे आ जाओ D और फिर इधर चले जाओ A, तो A फिर C फिर D और फिर A, चले गए A इस पॉइंट पे हैं, यहाँ से गए C, फिर नीचे आए D और फिर इधर गए A, तो लिखते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ ड्रॉप होगा, तो माइनस I1 R1 होगा क्योंकि करंट के तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे आएंगे तो नीचे करंट IG जा रहा है और रेजिस्टेंस RG है, तो यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो माइनस IG इंटू RG। और इधर जब D से A जाएंगे तो करंट तो A से D जा रहा है और हम D से A जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं, तो राइज होगा, तो प्लस हो जाएगा, करंट कितना जा रहा है भाई I2, रेजिस्टेंस कितना है R3, अब बराबर सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से लिख सकते हो तुम, है ना, ये क्वेश्चन इसको 1 मान लो और अप्लाई कर दो KVL इन लूप 2, लूप 2 का नाम दे दो, इसका लूप का नाम दे दो C B D C, चले जाएंगे तो C से चलेंगे C से कहाँ आएंगे B से कहाँ आएंगे D और D से कहाँ चल जाएंगे C चल जाएंगे, ये लूप 2 हो गया। तो देखिए C से चलिए तो करंट कितना जा रहा है, I डैश जा रहा है, I डैश पर कितना I1 माइनस IG है, सीधे सीधी माइनस ऑफ I1 माइनस IG, एक साथ लिखेंगे I1 माइनस IG, माइनस लगा देंगे, इंटू रेजिस्टेंस कितना है R2 क्योंकि ड्रॉप होगा। उसके बाद
बी से डी आइए, तो देखिए करंट इसमें कितना जाएगा करंट, तो इधर से आ रहा है आई टू और ऊपर से आ रहा है आई जी, तो इसमें कितना जाएगा आई टू और प्लस आई जी जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन हम कैसे आ रहे हैं, हम तो बी से डी आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो राइज होगा, तो प्लस हो जाएगा आई टू प्लस आई जी। आई टू रेजिस्टेंस कितना है आर फोर है। और फिर हम लोग डी से कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे, तो डी से सी ऊपर जाएंगे, जबकि करंट तो नीचे आ रहा है, तो अपोजिट है करंट के, तो फिर से राइज होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा कितना भाई आई जी इंटू आर जी बराबर कितना जीरो। ये कई नंबर मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आई जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कहलाएगा ना। तब फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आप पुट कर दीजिए वन में आई जी बराबर जीरो, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेगा माइनस आई वन आर वन माइनस आई जी की जगह पर जीरो प्लस आई टू आर थ्री बराबर जीरो होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, आई वन आर वन को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो आई वन आर वन बराबर आई टू आर थ्री, तो यहाँ से आई वन बटा आई टू निकल जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आर थ्री बटा आर वन आ जाएगा। इसको मान लो 3 नंबर इक्वेशन, और लिखो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर 2 में आई जी बराबर जीरो पुट करोगे तो यहाँ से देखो तो क्या है माइनस आई वन माइनस आई जी, तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस ऑफ आई वन माइनस जीरो आई इंटू कितना आर टू प्लस आई टू प्लस जीरो आई इंटू में कितना आर फोर, अब प्लस आई जी की जगह पर जीरो बराबर कितना जीरो, तो सीधे सीधे क्या बचाएगा माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस आई वन इंटू आर टू अब प्लस यहाँ पे आई टू इंटू आर फोर, आई टू इंटू आर फोर बराबर कितना है जीरो है कि नहीं है। तो फिर से ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, सीधी सीधी आई वन इंटू आर टू बराबर आई टू आर फोर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे आई वन बटे आई टू निकाल लो, तो आई वन बटे आई टू कितना जाएगा आई वन डिवाइडेड बाई आई टू बराबर इधर में आर फोर डिवाइडेड बाई आर टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या है आई वन बटे आई टू और आई फोर में क्या है, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बताइए मेरे को दोनों इक्वल है ना, तो आर थ्री बटा आर वन बराबर आर फोर बटा आर टू, उल्टा कर दोगे तो आर वन बटा आर थ्री बराबर आर टू बटा आर फोर, और लिखोगे तो आर टू किधर लेके आओ आर थ्री को उधर ले जाओ, तो आर वन बटे आर टू बराबर आर थ्री बटे आर फोर। ये सब क्या है, ये सब कंडीशंस है, रिक्वायर्ड कंडीशंस है, सब कोई भी एक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडीशंस है, किसके लिए फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशंस है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। समझ में आया बात को, तो सिंपल सा है 5 नंबर का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान कुछ नहीं देना है, आपको ध्यान तो इजीली जो है ना कि बन जाएगा, है ना, तो उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, है ना, तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सब आसानी से बना सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चंस है, अब देखो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिख ले पहले तो प्रिंसिपल बताओ, ठीक, फिर कंस्ट्रक्शन बताओ और तब वर्किंग बताओ। तो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा है ना, अगर उसी तरह से आंसर लिखते हो तो फिर आपको मार्क्स जो है ना अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप मान लो कि अल्लाह वैसा नहीं लिखते हैं तो फिर तो मार्क्स आपको कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखने के लिए ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करते हैं। तो बताइए मेरे को अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो सर हम तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है, ये इतना लंबा क्यों लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मर तो लिख ही दिए ना, उसके बगल में लिखते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस
विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या बताओ, लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, और एंड इसमें लगा देते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या? वाइस वर्सा का मतलब जस्ट के उल्टा, यानी कि हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहां पे है ना, ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए क्या लिखेंगे? अब यहां पे देखो, तुम चाहो तो लिख सकते हो स्टेप अप स्टेप डाउन, लेकिन जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल क्या है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे वर्क करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप? तो इसमें मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक लेमिनेटेड कोर लेंगे। तो ये हमारा लेमिनेटेड कोर है। देखे हो तुम लोग ट्रांसफार्मर का, रेडियो में, है ना, टीवी में होता है, और कहाँ पे होता है। तो इसमें ये जो है ना पतला पतला कोर होता है जी, ऐसा मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा। फिगर पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं क्यों फिगर बना रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें फिगर बहुत मैटर करता है। देखिए, इस तरह से बहुत सारा पतला पतला लेमिनेटेड कोर है। इधर भी दिखा देता हूँ मैं। अब देखो, लग रहा है तुमको ये लेमिनेटेड कोर है, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं कि इसमें तार को ऐसे, ये देखो, ये हमारा ऐसे तार आएगा, ऐसे जाएगा, इसके अंदर से लपटा के ऐसे, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर 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 ऐसे आएगा। इस तरह से इसमें तार क्या होता रहेगा, लपटाते रहेगा ये। और ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, इसको एप्सिलॉन पी लिखते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो है ना, उसको एन पी लिख रहे हैं, यानी ये प्राइमरी है। और इधर सेकेंडरी होगा। ये देखो, ये मेरा यहाँ पे मिलेगा मेरे को आउटपुट। तो सेकेंडरी मिलेगा ये। और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, एन एस मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न। और ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, है ना, कि इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ थीन laminated core
ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, समझ में आया बात को? अच्छा, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ना, कि देयर इज टू साइड्स वेयर coil is wound of wire, है ना, वायर, ठीक है, ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, लेट एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड and ns is number of turn on secondary side। समझ में आया बात को कि नहीं? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, अब क्या लिखना है बताओ? अब वर्किंग लिखना है। तो अब आप लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग, मतलब ऐसे करके लिखोगे ना तो नंबर कटने का चांस ही नहीं है। अब वर्किंग में क्या होगा कि वर्किंग में यहाँ क्या होगा कि वेन यहाँ पे करेंट इज सप्लाइड इन प्राइमरी, ऑन प्राइमरी साइड, ऐड कर देता हूं, एट प्राइमरी साइड, प्राइमरी क्वाइल, है ना, तो फ्लक्स, है ना, फ्लक्स इन द प्राइमरी क्वाइल, है ना, इंटरलिंक्ड विथ सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है, एंड इंड्यूसेज and hence coil and hence induces EMF and current in secondary coil। मतलब क्या कि आपने करंट फ्लो करवाया प्राइमरी में, तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हुआ, और वो फ्लक्स जो है, फ्लक्स लिंक्ड हुआ किसके साथ? सेकेंडरी के साथ। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि लेट phi p and phi s are fluxed linked with primary and secondary coil, primary and secondary coil। चलिए भाई, तो बताइए कि मेरे को वी नो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा। तो फाई पी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन पी होगा, और फाई एस जो होगा डायरेक्टली एन एस के बराबर होगा। तो इसीलिए तुम क्या बोल सकते हो, फाई पी बटा फाई एस बराबर एन पी बटा एन एस लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। तो फाई पी इंटू एन एस बराबर फाई एस इंटू एन पी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डी फाई बटा डी टी प्राइमरी कॉइल का इंटू एन एस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो फिक्स है, बराबर डी फाई एस बटा डी टी इंटू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, है ना, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ बताइए क्या लिख सकते हैं? और तो लिख सकते हैं सर कि वी ऑल्सो नो EMF इन प्राइमरी साइड जो होगा वो माइनस डी ऑफ फाई प्राइमरी का अपॉन डी टी होगा, और एप्सिलॉन सेकेंडरी जो होगा वो डी फाई सेकेंडरी का बटा डी टी माइनस के साथ। तो यहाँ से तुम क्या करो जी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो लिख सकते हो एप्सिलॉन पी बटा एप्सिलॉन एस बराबर डी फाई पी बटा डी टी और अपॉन डी फाई एस बटा डी टी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में माइनस, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए जब कैंसिल हो जाएगा तो इसको 1 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं? बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो सकता है? तो सर अगर इक्वेशन 1 से देखा था तो इसको लिख सकते हैं आराम से, यहीं पे लिख देता हूँ मैं सर, डी फाई बटा डी टी
प्राइमरी डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा ना, डी फाई बटा डी टी सेकेंडरी इज इक्वल टू, इसको देखो ये नीचे आ गया है तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर एन पी बटा एन एस हो जाएगा। इसको 1 मानते हैं, इसको छोड़ दो, तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हो, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, इसको 2 मान लो, तो बोलो फ्रॉम 1 एंड 2, तो डी फाइव पी बटा डी टी, अब बटे में डी फाइव एस बटा डी टी, ध्यान देखो डी फाइव पी बटा डी टी बटे डी फाइव एस बटा डी टी क्या है, एन पी बटे एन एस है, और इसके बराबर क्या है एप्सिलॉन पी, तो यहाँ से लिख एप्सिलॉन पी बटा एप्सिलॉन एस बराबर एन पी बटा एन एस, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा, और इसके साथ तो एप्सिलॉन पी इंटू एन एस बराबर एन पी इंटू एप्सिलॉन एस, ये इक्वेशन है ना, ईएमएफ का और नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है ना। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि और एन एस बटा एन पी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, एन एस बटे एन पी को। तो ये हमारा रहा, क्या रहा बच्चा लोग बताओ, ट्रांसफॉर्मर रहा, ठीक है ना। तो अगर इतना आप लिख देते हैं तो यू विल गोट 5 मार्क्स इजिली, है ना, कोई इशू इसमें नहीं है ना, इजिली यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है क्या, with neat diagram describe the construction and working of astronomical telescope and find its magnifying power। ओके बच्चा लोग, तो पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले बता देंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तभी तो हम इसको नीट डायग्राम बनाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो बोलेंगे क्या कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, है ना, situated at very far, मतलब at infinity, वेरी फार का मतलब क्या, बहुत बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इट इज ऑफ 2 टाइप होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप, रिफ्रैक्शन टाइप, रिफ्रैक्शन बेस्ट मतलब कि रिफ्रैक्शन टाइप एंड रिफ्लेक्शन टाइप। देखिए रिफ्लेक्शन टाइप में कासग्रेन आता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन में एस्ट्रोनॉमिकल आता है, गैलीलियन आता है, ये सब आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल कौन सा टाइप है, तो लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ऑफ रिफ्रैक्शन टाइप, यानी कि अगर कोई पूछे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो बताइएगा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लीज ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब इसका नीट डायग्राम बनाना है बच्चा लोग, ठीक है, तो नीट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पे हम नहीं बना पाएंगे, छोटा सा है, तो हम इसका नीट डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये नीट डायग्राम्स आपका बना रहे हैं हम, ये आप एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले ले लीजिए, और इसका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ये इसका क्या है बताइए मेरे को, ऑप्टिकल सेंटर है।
तो ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लेंस आएगा ना। तो मान लीजिए कोई पैरेलल लेंस इधर से आया, यहाँ से आएगा तो सीधे चला जाएगा, और अगर इधर से कोई इधर से ऐसे आता है कोई तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे जाएगा इमेज बना देगा इसका, तो ये इमेज बन गया इसका। ये मान लेते हैं ए और बी। चूंकि मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो ये ध्यान रखना तुम कि ये जो एंगल है ना ये अल्फा कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, है ना। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। देखिए तो इधर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस जो होगा ये किसके बराबर होगा, फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा। और ये जो है ना इमेज, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, बिल्कुल होगा। अब ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का किसके लिए, आईपीस के लिए। तो यहां पे अब ये हम आईपीस एक बनाएंगे, और आईपीस थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आईपीस, यहां से ऐसे आएगा और इधर ऐसे चला जाएगा, और ये भी थोड़ा सा ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, है ना। तो अगर इसको तुम इन दोनों को अगर तुम इधर देखोगे तो ये हमारा जो है क्या है, यहाँ पे आई है, तो कभी भी इधर नहीं बनेगा, है ना। ये हमारा इस सेंटर का नाम आई पीस है, ई है, ये हमारा आई पीस है। तो ये दोनों रेस पे गया और इधर डाइवर्स हो गया, तो इधर बनेगा नहीं, इसको क्या बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो इधर पीछे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ बन गया इमेज। अब इसको जो है ना यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये वाला जो ये एंगल बनता है ना बीटा बनाता है। ये जब यहाँ से इसको, यही देखो हमारा फाइनल इमेज बना है। अभी इस जगह मत देखो तुम, अब यहाँ मैं मिला देता हूँ, ये हमारा फाइनल इमेज बना है, ए डैश है और ये बी डैश है, ठीक है ना। और इस लाइन को जब यहाँ से मिलाएंगे ऐसे ये, तो ये बीटा एंगल यहाँ पे बनाएगा, कहाँ पे, आई पीस पे, यानी कि ये फाइनल इमेज है, ठीक है। तो फाइनल इमेज एंगल कितना बना रहा है, आई पीस पे, आंख पे, तो बीटा बना रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो यहीं पे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। तो इसको एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है कि इमेज, सॉरी, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड, है ना, बाय ऑब्जेक्ट एट आई ऑब्जेक्टिव। तो बताइए मेरे को, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल इमेज कितना बना रहा है, इमेज वाला फाइनल इमेज कितना बना रहा है एंगल यहाँ पे आंख पे, तो बीटा बना रहा है, बटे ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पे कितना बना है, अल्फा बना है, तो बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। समझ में आया बात, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ देखो ओ ए बी, तो tan अल्फा निकाल लेते हो, तो ए बी, अब बटा में क्या आता है, ओ ए, रहने दो। अच्छा देखो तो ये जो ए बी है ये आई पीस के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव यू ई होगा, यानी डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये तो ये आ गया तुम्हारे ए बी बटे ओ ए। अच्छा तो फ्रॉम ट्राइंगल यहाँ से ए बी ई, ए बी ई, तो बताइए मेरे ए बी ई की अगर चर्चा करेंगे तो ए बी ई के लिए ये तो यू ही हो गया, तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, अब बटा बेस कौन सा है, तो बेस है ए ई, तो ए ई लिख दीजिएगा। समझना है बात को। अच्छा यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक पेज लेकर के, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर लेंसेज एंड पर एक्सियल रे
एंगल फॉर्म्ड इज वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा और tan बीटा बराबर बीटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए tan अल्फा को अल्फा लिखिए और कितना था, ए बी बटा ओ, क्या था भाई, ए बी बटा ओ ए था, तो चलिए ए बी बटा ओ ए लिख देते हैं। और tan बीटा बराबर बीटा है, ये कितना था, ए बी बटा ए ई था। तो इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बटे अल्फा हो जाएगा, मतलब ए बी बटा ए ई डिवाइडेड बाई ए बी बटा ओ ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बीच ओ ए ऊपर चला जाएगा, तो बीटा बटे अल्फा इज इक्वल टू ओ ए बटा ए बी आ जाएगा। अच्छा, फ्रॉम साइन कन्वेंशन बताइए तो मेरे को, तो ओ ए कितना है, एफ नोट है, और ए बी कितना है, ए बी नहीं, ओ ए बटा ए ही ना, सॉरी, तो ए ई कितना है जी, तो देखो यहाँ ध्यान से, ओ ए जो है एफ नोट है, तो ए ई कितना यू ई है, तो यू ई हो जाएगा, कि माइनस यू भी लिख सकते हो, तो बीटा बटे अल्फा इज इक्वल टू एफ नोट बटा यू ई लिख सकते हो माइनस के साथ। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम मैग्नीफाइंग पावर आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो केसेस तुम डिस्कस कर देना, है ना। तो फॉर रिलैक्स्ड आई क्या लिख सकते हो, कि फाइनल इमेज जो होगा, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ये वाला इमेज, फाइनल इमेज ये वाला इन्फिनिटी पे बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ बनना चाहिए, आई पीस के फोकस पे बनना चाहिए, तो यू ई किसके बराबर, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो, तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ नोट बटा एफ ई हो जाएगा, है ना। और देखिए तो फोर कम स्ट्रेस्ड आई, इमेज कहाँ बनता है बताओ, फाइनल इमेज जो बनता है इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि v की वैल्यू माइनस ऑफ d होना चाहिए ना। तो चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो किसका ये लगा रहे हैं हम, आई पीस के लगा रहे हैं, तो 1/v की जगह पर माइनस 1/d प्लस इसके जगह पर माइनस 1/ue, तो माइनस माइनस ये माइनस यहाँ पे है, और ये माइनस यू ई बराबर 1/f ई, क्योंकि फोकस तो कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, तो वहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं ये, तो 1/ue जो है वो आया 1/f ई, इधर जाके ये इधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 1/d हो गया। समझ रहे हो ना बात को कि नहीं। तो यहाँ से हम जो फॉर्मूला लिखे ना, बीटा बटे अल्फा इजकल टू एफ नोट बटा यू ई, तो यहाँ से 1/ue की जगह पर 1/f ई प्लस डी आ गया, और यहाँ पे एफ नोट है, तो यहाँ से एफ नोट बटा यू ई अगर लिखना चाहें हम, तो यहाँ से एफ नोट बटा एफ ई प्लस एफ नोट बटा डी लिख सकते हो कि नहीं। एफ नोट से क्या कर दिए हम, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो एफ नोट बटा यू ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बीटा बटा अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं। कौन से केस के लिए, ये है केस जब हमारा स्ट्रेस्ड आई है, तो जब इमेज कहाँ बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस पे। तो यहाँ से चलो यहीं पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो नहीं, यहीं पे जगह है, चलो जगह तो है यहाँ पे, इधर यहाँ बना देता हूँ कलर चेंज करके थोड़ा सा, है ना। यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो एफ नोट बटा एफ ई माइनस में बराबर, माइनस कर देता हूँ, तो माइनस एफ नोट बटा एफ ई, सॉरी यू ई ना, यू ई बराबर माइनस एफ नोट बटा एफ ई माइनस में प्लस एफ नोट बटा डी, इसको आप एफ नोट बटा ई कॉमन ले लो, तो एफ नोट बटा एफ ई कॉमन ले लिए माइनस में, तो यहाँ क्या बचा 1, और प्लस इधर क्या बचा बताओ मेरे को, यहाँ से एफ ई बटा डी, तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर एफ नोट बटा एफ ई अब इंटू 1 प्लस एफ ई बटा डी, यही हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर कौन से के लिए, स्ट्रेस्ड आई के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझो,
अब ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, तो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाए नहीं थे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिख देंगे कंस्ट्रक्शन बताइए। तो देखिए पहला तो है क्या कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू, क्या चीज़ बताओ, टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर, ये सब लिख दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्ज होता है, एंड फोकस, फोकस है ना, अदर लेंस इज एन अदर ऑफ आई पीस, एन आई पीस ऑफ, क्या ये लार्ज है ना तो स्मॉल अपर्चर हो जाएगा, वो स्मॉल अपर्चर एंड फोकस। ठीक है, अब देखिए वर्किंग में क्या होगा बताइए मेरे को। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है ना मेक्स इमेज एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। अब दिस इमेज acts as object for eyepiece and its virtual image is formed by eyepiece। ठीक है, चलिए हो गया खत्म बात। क्यों, देखिए ये हमारा रियल इमेज बनाता है, और ये कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। बोले कैसे सर, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था तो इसको उल्टा बना दिया इधर, और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है इसके लिए, तो इमेज भी इसके नीचे की तरफ ही बना, तो सीधा बनाया है ना, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। क्यों, क्योंकि इधर हमारा रे जो है इस तरफ रे हमारा मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, तो इधर पीछे बढ़ाना पड़ रहा है ना, इसलिए वर्चुअल बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा इमेज बनाता है, या आईपीएस कैसा इमेज बनाता है, तो वो भी तुम्हें लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मैग्नीफाइंग पावर, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। समझ में आए बात को। नेक्स्ट में चले, अब क्या है बताइए मेरे को आप। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सिव पावर। ओके, डिस्पर्सिव पावर एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन है, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की अगर जब बात हम करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये प्रिज्म से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की, है ना, तो जैसे क्वेश्चन वैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर, क्या होता है भाई डिस्पर्सिव पावर, तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of net angular deviation, net angular deviation to the mean deviation, mean deviation मतलब क्या, इसको ओमेगा से नोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेट एंगुलर डेविएशन अब बटा में मीन डेविएशन। तो नेट एंगुलर डेविएशन क्या होता है भाई, याद करिए थोड़ा सा डायग्राम को, अगर याद होगा तो। ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म का एंगल ए था, यहाँ से रे आता था, ये जाता था, दो पार्ट में टूटता था, ये रेड का था, ये हमारा वायलेट था, ये रेड था। तो ये अगर एंगल ऐसे ये सीधा जाता तो ई जो डेविएशन है ये वाला, ये डेल्टा आर होता था, और ये जो डेविएशन है ये क्या होता था, डेल्टा भी होता था। तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। और
मीन किसके लॉन्ग होता है, तो ओमेगा के लॉन्ग होता है, तो ये डेल्टा एल ओ हो जाएगा, है ना। एल ओ का क्या, ये हमारा ओमेगा है। अच्छा, फॉर प्रिज्म डेल्टा इजकल क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए होता था, याद कीजिए। तो इसलिए डेल्टा भी अगर निकालना चाहें तो म्यू भी माइनस वन इंटू ए, एंड डेल्टा अगर आर निकालना चाहें तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। तो इसीलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अगर निकालना चाहें तो इसमें से घटाएंगे, तो म्यू भी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ से म्यू भी आर आ जाएगा, ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। ये हो गया डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अच्छा, यहाँ से अगर वैल्यू तो डेल्टा एल ओ कितना हो जाएगा, तो म्यू एल ओ माइनस वन इंटू आर हो जाएगा। तो इसीलिए ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो तुम, और अगर चाहो तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर के जगह पर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन इंटू ए से ए गया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन। ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो डिस्पर्सिव पावर का, 5 नंबर में है। आपकी मर्जी, आप कितना खुश हो, है ना, ये आप पे डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। अब हम बात करते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देख, डिस्पर्सन होना नहीं चाहिए, विदाउट डिस्पर्सन है, तो इसका कंडीशंस है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कंडीशंस फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। चलिए, कंडीशंस फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, याद करिए, दो गो बनाते थे, अगर याद होगा तो एक प्रिज्म ऐसे बनाते थे, एक प्रिज्म उसका उल्टा बना देते थे। अब यहाँ पे 1 2 3 इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको ए डैश ले रहा हूँ, समझना बात को। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, तो यहाँ से ये आएगा, ये थोड़ा सा डेविएट करेगा, फिर ये उधर की तरफ भेज देगा, ये है ना, यही तो है हमारा डायग्राम। तो अब बताइए मेरे को, आप यहाँ पे लिखिए, है ना। तो यहाँ पे वी नो डिस्पर्सन इज इक्वल टू नेट एंगुलर डेविएशन। याद करिए, नेट एंगुलर डेविएशन, है ना। मतलब क्या, तो गामा से इसको नोट कर तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, यही होता था, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अभी भी निकाले हैं, इसलिए निकाल दिए थे, डेल्टा भी माइनस डेल्टा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, और म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए लिख देते हैं, याद करो। चलो देखो यहाँ पे, है ना, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए है ना। अच्छा, अब बताइए मेरे को आप कि यहाँ पे डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म 2 एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म 1 दोनों निकाल सकते हैं, है ना। तो डिस्पर्सन की बात करते हैं, तो डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म 1 पहले बताओ, प्रिज्म 1 तो ये हो जाएगा, गामा हो जाएगा इजकल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म 2, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म 2, तो गामा डैश लिखोगे, तो यहाँ पे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश लिखोगे ना। तो नेट डिस्पर्सन कितना लिखोगे, नेट डिस्पर्सन तो भैया गामा नेट लिखना है, तो गामा माइनस गामा डैश लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, तो गामा माइनस गामा डैश, तो डेल्टा गामा नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये हो गया नेट डिस्पर्सन। लेकिन हमको लोग को विदाउट डिस्पर्सन चाहिए ना, तो फोर नो डिस्पर्सन,
तो गामा नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको 0 कर देंगे। तो इसीलिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश हो जाएगा। तो इसको इधर भागा तो इसको इधर ले जाओ, तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इधर आ गया इधर, इधर में ये इधर जाके इधर क्या हो जाएगा, ए डैश डिवाइडेड बाई ए। ई बउआ कंडीशंस है, तो यही है रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई टी, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा रहा, पहले तो डिस्पर्सिव पावर डिफाइन कर दिए, है ना, तो ये आया मेरा। उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन को डिफाइन कर दिए, डिस्पर्सन और नेट डिस्पर्सन निकाल दिए दोनों प्रिज्म का, और उसको बराबर कितना कर दिया, 0 कर दिए। क्यों कर दिए 0 बताओ, इसलिए 0 कर दिए कि हमें क्या चाहिए था, बताओ, नो डिस्पर्सन चाहिए था। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, सुने हो नाम, सुनना चाहिए बाबू, है ना, कभी कभी ये अनसुना नाम है लेकिन आ जाता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता था, तो ये प्रूफ करता है एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि देखो डी ब्रॉगली का क्या हाइपोथेसिस था, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ड्यूअल नेचर का होता है, लाइट जो ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को ये ड्यूअल नेचर प्रूफ किया, ठीक है, तो उसके हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ये, है ना। और इसी में आ जाएगा प्रूफ दैट इलेक्ट्रॉन बीम सो ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ये प्रूफ करने के लिए है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर और पार्टिकल, कि कोई मैटर या पार्टिकल अगर वेव नेचर को शो करता है तो उसको ये क्या करता है, प्रूफ करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कैसे प्रूफ किया, तो देखिए यहां ध्यान से कि इन दिस एक्सपेरिमेंट है ना, हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा जी, तो एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, सीआरटी में भी यूज होता है, पहले जमाने का टीवी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन गन होता था, ठीक है ना। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है ना। अब इसका क्या करोगे, दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन निकेल क्रिस्टल स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन लिखेंगे यहां पे थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं, स्पेसिमेन पे आप इंसिडेंट हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे कि सिंस द इंटर एटोमिक
डिस्टेंस between the layers of crystal of nickel, है ना, is approximately equal to de Broglie wavelength of beam। ठीक है, तो जब हमारा पार्टिकल का साइज गैप और ये वेवलेंथ लाइट का जब सेम रेंज में लाई करता है ना, तो स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, बीम, है ना, एंड हेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बीम टेक्स प्लेस। इस लाइट बीम का डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा। चलो ठीक है, डिफ्रैक्शन तो हो गया। अब क्या होता है कि द स्कैटर, जो स्कैटरिंग हुआ है, स्कैटर्ड जो हुआ, डिफ्रैक्शन जो हुआ, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, इज काउंटेड बाय इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, एट अच्छा इधर लिख तो रहे हैं हम, है ना, थोड़ा सा मैं गायब हो जाता हूं ताकि तुम लोग देख लो, है ना, मैं लिख दिया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो सर्कुलर पाथ, ठीक है, अब यहां पे मैं हटा देता हूं। ठीक है, द इंटेंसिटी एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, है ना, इज मेजर्ड बाय डिटेक्टर एट डिफरेंट वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज पे। अच्छा, मैं इतना जो कहानी लिख रहा हूं ना, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा मान लो कि सोर्स है, और इसमें जो है ना रियोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है, ये, और यहाँ से एक फिलामेंट इसमें होता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे इसको वेरी कर सकते हो, ये वोल्टेज है। अब ये क्या होता है, पूरा एलिमेंट्स को हम लोग एक कोलिमेटर से यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखो कोलिमेटर है, ठीक है। ये क्या करता है कि उसको एक डायरेक्शन में जो है ना, पूरा इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, पूरे सेटअप को इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये क्या किया कि पूरे जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था ना बीम, ये बीम को एक लाइन में सबको कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है ना, तो यहां से हाईली एक्सलेटेड कोलिमेटेड बीम ये ऐसे निकला, और यहां पे एक निकल का क्रिस्टल है, ये देखो, ये निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल है, इस पे टकराया, और टकरा करके इधर स्कैटर्ड हो गया। ये इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम है, और ये रिफ्लेक्टेड बीम है। ये स्कैटर्ड लिख दो, स्कैटर्ड बीम है। और ये जहां पे ऐसे, ये देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ये यही सर्कुलर पाथ है ना। और यहीं पे ये जो है एक मूवेबल डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर है। अब क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, ऊपर नीचे, है ना। ये अलग अलग एंगल पे यहाँ से आएगा, और ये अलग अलग एंगल पे, ये एंगल क्या है, फाई है। ये अलग अलग एंगल के इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आया, तो ये फट से यहाँ से घूम करके यहाँ जाएगा, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अगर मान लो इधर गया, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा। जहाँ पे भी रे स्कैटर्ड होकर जाएगा ना, वहाँ पे पहुंच के उसको कलेक्ट कर लेगा, उसको इंटेंसिटी को मेजर करेगा, और ये एंगल को मेजर करेगा कितना एंगल पे है। तो ये जो निकल क्रिस्टल का जो ये प्लेन है ना, ये मान लेते हैं इस प्लेन का एंगल कुछ मान लेते हैं थीटा है, ये तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये फाई है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड
रेडियस एट स्कैटर इलेक्ट्रॉन बीम इज प्लॉटेड, है ना, अगेंस्ट वोल्टेज। देखो बच्चा लोग, जब यहां से तुम ये वोल्टेज चेंज करोगे ना, और ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करोगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है या इसकी जो पावर है, उसका जो एक्सेलरेशन है, ये वैरी करेगा। और जब ये वैरी करे तो इसमें जो भी इंसिडेंट होगा, तो ये अलग अलग एंगल पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। और ये डिटेक्ट करके बताएगा कि उसकी कितनी इंटेंसिटी है और कितना एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो इसको ये डिटेक्टर जो है ना, इंटेंसिटी को, स्कैटर रेडिएशन को वोल्टेज के अक्रॉस में जो है ग्राफ प्लॉट किया गया, कितना वोल्टेज दिए और किस जगह पे कितना जो है मतलब कि मिला इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो जब उसको ग्राफ प्लॉट किया गया तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, है ना। ये इंटेंसिटी है और ये वोल्टेज है, इंटेंसिटी है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ आया ऐसा। ये मान लेते हैं 44 वोल्ट पे चेक किया गया था, ये 48 वोल्ट पे चेक किया गया था, है ना। ये हमारा फाई बराबर 50 डिग्री मिला जब इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिला, और ये हमारा वोल्टेज जो था ना 54 वोल्ट था। इसके और आगे चेक किया गया इंटेंसिटी को, है ना। ये 68 वोल्ट मान लेते हैं, है ना, वोल्टेज ये है, ये इंटेंसिटी है, ये अलग अलग फाई है। तो हमारा इससे काम है। तो 54 डिग्री पे क्या मिला कि, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे, और क्या जी, कि इट इज फाउंड दैट एट वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ बीम विल बी, या विल नहीं हटा देते हैं, होगा क्या, तो पहले से पता ही है ना, तो विल को हटाते हैं। तो it is found that the voltage at voltage 54 the intensity of beam is maximum, कितना पे, at phi is equal to 50 डिग्री। तो देखिए इधर ध्यान से कि फॉर क्रिस्टल, है ना, ध्यान से देखो, ये थीटा प्लस फाई प्लस थीटा तीनों जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो फाई तो निकल गया मेरा, तो अगर मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा को 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और प्लस फाई का मान 50 बराबर 180 होना चाहिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 होगा बच्चा लोग। तो 2 थीटा का मान आया 130, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 130/2 बराबर कितना डिग्री, 65 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आया 65 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए स्कैटरिंग हो रहा है, और ये हमारा एंगल से क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल है ये थीटा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे ब्रैग्स लॉ। कौन सा लॉ, तो ब्रैग्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फ्रॉम ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना, 2 इंटू डी इंटू साइन थीटा जो होता है, ये होता है एन इंटू लेमडा फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एन बराबर 1 होगा। तो 2d साइन 65 डिग्री बराबर लेमडा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, फॉर निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल के लिए क्या देखा गया कि डी क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये लगभग 0.91 एंगस्ट्रम आता है। याद कर लेना ये सब, है ना। तो यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू 0.91 इंटू साइन कितना डिग्री, थीटा का मान 65 ना, साइन 65 बराबर लेमडा। तो यहाँ से लेमडा जो निकाला गया सबका वैल्यू, तो 1.67 एंगस्ट्रम आया। समझना बात को, 1.67 एंगस्ट्रम आया, समझना बात को, लेमडा की वैल्यू आया। और अगर इसी को हम आगे बढ़ें
है ना। तो अगर मैं लिख सकता हूं कि फॉर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है जी, तो लेमडा इजकल टू एच बाई पी होता है, लेकिन यहाँ तो पी है नहीं, यहाँ तो वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज के टर्म में क्या होता है, तो वोल्टेज के टर्म में होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लेमडा जो होता है 12.27 अपॉन रूट अंडर भी एंगस्ट्रम होता है। तो अगर यहाँ पे 12.27 और अपॉन रूट अंडर कितना वोल्ट पे ये मिल रहा था मैक्सिमम, बताइए मेरे को, 54 वोल्ट पे, तो 54 यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो लेमडा की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 1.66 यानी 65 एंगस्ट्रम आता है। तो देखिए स्कैटरिंग के मेथड से अगर निकाले तो कितना आ रहा था 1.67 या 1.66 है ना, और अगर हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकाले वोल्टेज के लिए यूज करके तो 1.65 आया। तो 1.67 1.65 या 1.66 लगभग क्या है, सेम है ना। तो फ्रॉम बोथ, तो लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, it is found that wavelength for electron beam is nearly equal है ना। hence it is proved that electron beam है ना शो कौन सा नेचर, ड्यूअल नेचर, ठीक है, यानी इट इज ऑफ पार्टिकल नेचर है ना, पार्टिकल नेचर एज वेल एज, बताइए मेरे को आप, हाँ वेव नेचर। ये था डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। पहले तो आप एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद इसका डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आप शो कर दीजिए, है ना। उसके बाद आप डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्रैग्स लॉ लगा दीजिए, और फिर इधर डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लगा दीजिए, और दोनों से कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। इजिली यू कैन प्रूफ दैट इलेक्ट्रॉन बीम इज ए ड्यूअल नेचर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ड्यूअल नेचर का, जो कि आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम लॉन्ग आंसर्स को कवर किया अभी तक। 2021 का पूरा डिस्कस किया है, 2020 का पूरा डिस्कस किया है, लगभग 2019 का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो ये 6 6 6 18 हो गया। एक और अभी मैं लाऊंगा, है ना, लगभग 25 क्वेश्चंस में लॉन्ग डिस्कस करूंगा। उस 25 में से आपका 3 कन्फर्म है, ठीक है ना। तो लॉन्ग लगभग हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आ जाएगा, 200 ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये कोशिश करूंगा शॉर्ट भी आ जाएगा ना। तो यार ये 7 दिन 8 दिन का वीडियो देख लो, कोई टेंशन नहीं है, सारा चीज तुम्हारा जो है सोल्व हो जाएगा, और अच्छा नंबर जो 90 प्लस में बोला हूं 90 प्लस नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।